फॉर दिस पर्पस वी फर्स्ट डिफाइन नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। देखिए, जब आप ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाने जाओगे तो एक चीज आपको हमेशा चेक करनी है, ठीक है। ये एक प्री कंडीशन है, वो क्या है कि आपका जो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है ना, वो क्या होना चाहिए, नॉन डीजेनरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन डीजेनरेट, ठीक है। अगर वो नॉन डीजेनरेट है तभी हम उसके ऊपर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नॉन डीजेनरेट नहीं है, यानी कि डीजेनरेट सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले आपको डीजेनरेट सॉल्यूशन को नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। अब ये डीजेनरेसी क्या होती है, नॉन डीजेनरेसी क्या होती है, कैसे हम डीजेनरेसी को नॉन डीजेनरेसी में कन्वर्ट करते हैं, या इन अदर वर्ड बोलो कैसे हम डीजेनरेसी वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाली हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। वहां पे इन चीजों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। अब ये देखने के लिए कि हमारा जो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है या नहीं, उसके लिए हम दो प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, टू प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। अगर ये दो प्रॉपर्टीज हमें मिल रही है, फिर हम कहेंगे कि हमारा जो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमारा ये जो प्रॉपर्टीज है ये नहीं मिल रही है सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हमें, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डीजेनरेट सॉल्यूशन है, हमें उसे पहले नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। तो कौन सी दो प्रॉपर्टीज है वो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि रिम रिक्वायरमेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। जो मेरी रिम रिक्वायरमेंट है ना वो बराबर होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ एलोकेशंस के। अब सर ये रिम रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखिए रिम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है m प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये m क्या है, m का मतलब नंबर ऑफ रोज, जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है आपको, ठीक है, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन का टेबल दिया गया उसमें आप काउंट करोगे कितनी नंबर ऑफ रोज है। अब सपोज करो उसमें 4 रोज है, कितनी रोज है, 4 रोज, तो m की वैल्यू क्या होगी, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है, प्लस n क्या है, आप उस टेबल में काउंट करोगे कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो हमारी n की वैल्यू है। अब सपोज करो 4 ही कॉलम है उसमें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 1, तो ये 4 प्लस 4 8 माइनस 1 7, तो रिम रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होगी 7। अब हम काउंट करेंगे उस टेबल में हमारी जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो कितनी है, ठीक है ना। हमने अपने जो सेलेक्टेड सेल्स होते हैं उनमें हमने एलोकेशन करी होती है, आप उन सारी एलोकेशंस को काउंट करोगे। अब सपोज करो जब आपने उस टेबल में एलोकेशन को काउंट करा तो आपकी एलोकेशन निकल के आई 6, तो आप देखना जो आपका रिम रिक्वायरमेंट है, रिम रिक्वायरमेंट कितनी आपकी 7, क्या वो नंबर ऑफ एलोकेशंस के बराबर है, नहीं, रिम रिक्वायरमेंट तो है 7 लेकिन आपकी नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है 6, तो ये तो भाई अनइक्वल है। तो अगर ये अनइक्वल है तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है ना ये डीजेनरेट सॉल्यूशन है, ये नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर ये डीजेनरेट सॉल्यूशन है तो फिर तो पहले मुझे डीजेनरेसी रिमूव करनी पड़ेगी, डीजेनरेसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगा पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे सपोज करो हमारी जो रिम रिक्वायरमेंट 7 थी और हमारी जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो भी 7 आ जाती, ठीक है। जब हमने काउंट करा तो हमारी नंबर ऑफ एलोकेशन भी 7 है, तो इसका मतलब 7 इज इक्वल टू 7, यानी कि रिम रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। तो फिर मैं कहता भाई हमारा जो सॉल्यूशन है ना ये नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है, आप इसके ऊपर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि ऑप्टिमैलिटी टेस्ट हमारा लगता ही नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन के ऊपर है, कभी भी डीजेनरेट सॉल्यूशन के ऊपर नहीं लगता, ठीक है। ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी बात इसमें मैंने क्या लिखी है, दूसरी बात मैंने इसमें ये लिखी है कि आपकी ये जो एलोकेशन है ना, आपकी ये जो एलोकेशन है, जो आपका टेबल है, ठीक है, जिसमें आपने एलोकेशन करी हुई है, वो जो एलोकेशन है वो आपकी कहां पे होनी चाहिए, वो आपकी इंडिपेंडेंट पोजीशन पे होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजीशंस पे होनी चाहिए। मतलब जिस जिस सेल में आपने एलोकेशन करी है ना, आप उन सेल्स में चेक करोगे उन एलोकेटेड सेल्स में किसी भी सेल से लूप ना बन रही हो। तो हमारे किसी भी एलोकेटेड सेल से लूप या क्लोज पाथ नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। जब किसी सेल से लूप या क्लोज पाथ नहीं बनता है फिर हम कहते हैं कि वो हमारा जो सेल है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है। अगर ये दो प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, यहां मैं कहूं ये दो कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, फिर हम कहेंगे कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि भाई डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है, पहले डीजेनरेसी को रिजॉल्व कर लो, ठीक है, उसके बाद आप अपना इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो।